चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिशिएशन। with retrospective effect। with retrospective effect। इम्पोर्टेंट है, आसान है, बिल्कुल आसान है। इसको इस पे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं कि बहुत टफ टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। बहुत लोग इसको टफ समझते हैं। चलो जी, इसको समझते हैं पहले, ये होता क्या है, करते क्यों हैं। कोई असेट है जिस पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे बाय WDV मेथड। WDV मेथड हमने बता ही दिया था। WDV मेथड होता है मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड। जैसे जैसे वैल्यू घटेगा वैसे वैसे हमारा डेप्रिसिएशन का वैल्यू भी घटेगा जी। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं WDV मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोला जाता है। ठीक है सर। अब देखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऐसा होता है ना, एक कॉन्सेप्ट में आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है कि कोई भी पॉलिसी या कोई भी अकाउंटिंग प्रोसीजर या मेथोलॉजी जो आप फॉलो कर रहे हो वो हमेशा कंसिस्टेंसी पे रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि इस साल आप WDV लगा दिए, अगले साल आपका मन किया SLM चार्ज करने का, SLM चार्ज कर दिए, उसके अगले साल फिर से मन किया WDV लगाने का तो फिर से WDV लगा दिए। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं जी। आपको जो भी चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा वो रेगुलरली सेम मेथोलॉजी आपको फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर कंपनी का मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि कईयों सालों से WDV मेथड चल रहा है और नहीं, हम मुझे लगता है कि ये WDV मेथड एप्रोप्रिएट हमारे बिजनेस के लिए नहीं है, वी हैव टू चेंज द मेथोलॉजी, और हम WDV से SLM मेथड पे अगर हम अपना शिफ्ट करना चाहते हैं। और देखो ये क्या है, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर है। और फिर ऐसा नहीं कि SLM से फिर बाद में WDV करेगा, SLM कर लेगा तो फिर बाद में भी SLM होगा। और इस SLM का इम्पैक्ट, मान लेते हैं पिछले 4 सालों से WDV जो हो रहा था तो पिछले 4 सालों से SLM पे लेके आएगा और आज भी SLM पे ही करेगा। यानी कि सर जो पीछे WDV मेथड से चार्ज किया होगा डेप्रिसिएशन और अब जो SLM से मेथड से चार्ज करेगा, यानी कि सर यहाँ पे मुझे तो दो चीज दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? आप बोल रहे हैं कि जो पहले चार्ज कर चुका है, यानी कि ऑलरेडी चार्ज बाय द WDV मेथड। यस, मैं तो ये बोल रहा हूँ। और दूसरा आप बोल रहे हैं कि व्हाट depreciation should be charged by WDV method। यस सर, यही मैं बोल रहा हूँ। अब मेरे बात को समझना, मान लो मैंने ऑलरेडी चार्ज जो है डेप्रिसिएशन 100 रुपया का ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, ऑलरेडी मैं 100 रुपया का डेप्रिसिएशन कर चुका हूँ बाय द WDV मेथड। लेकिन यहाँ पे शुड बी चार्ज बाय द WDV नहीं होगा, शुड बी चार्ज बाय द SLM। लेकिन अगर हम SLM से चार्ज करना चाहिए था और मैं अगर SLM से चार्ज करता तो ये 100 का डेप्रिसिएशन नहीं होता, 120 का डेप्रिसिएशन होता जी, 120 का डेप्रिसिएशन होता। मेरे बात को ध्यान से समझना, WDV में मैंने ऑलरेडी इतना चार्ज कर रखा है, लेकिन अगर मैं SLM में चार्ज करता तो मुझे चार्ज कितना करना चाहिए था? 120 का चार्ज करना चाहिए था। बस यही काम करना है जी। अब मुझे करना क्या पड़ेगा? यहाँ पे दो सिचुएशन आपके सामने लेके आएगा, या तो ये सिचुएशन हो सकता है, नहीं तो ये 100 हुआ और 80 होना चाहिए था, ये सिचुएशन हो सकता है। यही दो सिचुएशन तो हम बनाएंगे जी। अच्छा, हम दोनों सिचुएशन को अगर हम यहाँ पे समझें, अगर हम दोनों सिचुएशन का इम्पैक्ट समझें, इसी को हम लोग बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अगर इसका इम्पैक्ट समझे, ध्यान से समझना, केस नंबर 1 में और केस नंबर 2 कहाँ पे लागू होगा? केस नंबर 2 प्रैक्टिकली कहाँ पे लागू होगा? SLM से WDV पे जाओगे तब केस नंबर 2 लागू होगा। केस नंबर 1 WDV से SLM पे जाओगे तो लागू होगा। क्यों सर ऐसा है? क्यों? आप प्रैक्टिकली सोचना, थोड़ा सोचना, एनालाइज करना, दिमाग में एनालाइज करना। SLM का जो डेप्रिसिएशन होता है ना वो हमेशा स्ट्रेट होता है जी, स्ट्रेट होता है। मैंने हर साल अगर 10 चार्ज होगा या 15 चार्ज होगा तो हर बार 15 ही चार्ज होगा। लेकिन WDV में क्या होता है, ये घटते जाएगा। 10 चार्ज हुआ ना तो अगले बार 9 चार्ज होगा, अगले बार 7.2 8.1 चार्ज होगा, फिर 7.2 चार्ज होगा, कुछ इस तरह से चार्ज होगा जी।
ये होता है WDV में। इसीलिए WDV में क्या होगा, WDV से SLM पे जाओगे तो WDV का डेप्रिसिएशन थोड़ा कम रहेगा SLM से, है ना। एनीवे खैर वो तो हमारा कैलकुलेशन का चीज है, इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ नहीं बनाते हम लोग, वो तो हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। एक सिचुएशन बनाते हैं कि हमको डेप्रिसिएशन ऑलरेडी, हमने डेप्रिसिएशन ऑलरेडी 100 चार्ज कर रखा है, जबकि चार्ज होना चाहिए था 120। तो सर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मुझे 20 रुपया डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना चाहिए, यस, और 20 रुपया से असेट में भी इम्पैक्ट करना चाहिए, असेट का वैल्यू घटाना चाहिए, यस, असेट का वैल्यू घटाना चाहिए, डेप्रिसिएशन 20 का बढ़ाना चाहिए। इस 20 रुपया को हम लोग पीनल अकाउंट में लेके चले जाएंगे, और असेट को घटाने के बाद आती है, तो अगर प्रोविजन मेंटेन कर रहे होगे, अगर प्रोविजन मेंटेन कर रहे होगे तो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कर दोगे, और अगर प्रोविजन मेंटेन नहीं कर रहे होगे तो बैलेंस शीट के असेट साइड में इसको लेस कर दोगे। बस कहानी खत्म हो गई जी। इसी का यही इम्पैक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको एक कंप्लीट प्रोसेस वाइज लिखा देंगे हम आपको कि एक प्रोसीजर क्या क्या फॉलो करने वाले हैं, इसका इम्पैक्ट क्या क्या होने वाला है जी। स्टोरी इन नट सेल में इसका यही है जी। चलिए सर इसको पहले लिखा दीजिए सर, लिखिएगा। पहले तो समझो क्यों जरूरत पड़ता है चेंज करने का, रीजन ऑफ चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, क्यों जरूरत पड़ता है, थ्योरेटिकल आ सकता है। पहला, by the requirement of statutory, by the requirement of law, जैसे इनकम टैक्स एक्ट बोलता है ऐसा, या कंपनीज एक्ट बोलता है ऐसा। अगर कंपनीज एक्ट बोलता है कि नहीं अब इस असेट पर WDV नहीं चार्ज होगा, SLM चार्ज होगा, या SLM नहीं चार्ज होगा, WDV चार्ज होगा, तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ हम लोग को डेप्रिसिएशन का मेथोलॉजी चेंज करना पड़ सकता है। दूसरा, for comply with the accounting standard, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के भी कहने पर हम लोग को डिप्रेशन का मेथोलॉजी चेंज करना पड़ सकता है जी। नेक्स्ट, सो सबसे ज्यादा यूज होता है नेक्स्ट वाला पार्ट, फॉर more appropriate preparation and presentation of फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि डिसाइडेड बाई मैनेजमेंट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक और अच्छे से अप्रोप्रिएट तरीका से बनाने के लिए और उसको प्रेजेंट करने के पर्पज से हम लोग डेप्रिसिएशन का मेथोलॉजी को भी चेंज किया जा सकता है, बट वो डिसीजन किसके द्वारा लिया जाना चाहिए, वो मैनेजमेंट के द्वारा डिसीजन लिया जाना चाहिए। इन सब रीजन से हमारा डेप्रिसिएशन का मेथोलॉजी में चेंज देखने को मिल सकता है जी। चलो ये हमारा पहला पार्ट रहा। दूसरा पार्ट लिखना, एक तो मैंने लिखा है जी ऑलरेडी चार्ज्ड, ठीक है, ऑलरेडी चार्ज, हम जो ऑलरेडी चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, ये तो हमको मालूम ही होगा, ये तो हमको मालूम ही होगा, ऑलरेडी चार्ज ऑफ द डेप्रिसिएशन बाय एग्जिस्टिंग मेथड, ये तो हमको मालूम ही होगा। चलो हमारे लिए मेन मैटर क्या करता है, शुड बी चार्ज, शुड बी वाला मैटर करता है जी।
शुड बी चार्ज को हमको क्या करना पड़ेगा, रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, रिकैलकुलेट एज पर न्यू मेथड। और कब से चार्ज करोगे, कब से कैलकुलेट करोगे, शुरू से सर, शुरू से शुरू करते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ असेट कमिंग इनटू यूज। जब से असेट यूज में आया है तब से आपको शुड बी चार्ज को रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। और इन्हीं दोनों का डेफिशिएंसी को आपको आज एडजस्ट करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जी। यानी कि मैं इसके बारे में लिखाता हूं जी, डिफिशिएंसी, डिफिशिएंसी, ट्रीटमेंट ऑफ डिफिशिएंसी। ट्रीटमेंट ऑफ डिफिशिएंसी या ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस भी हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस भी हो सकता है। अच्छा सर, पहले डिफिशिएंसी के बारे में बता दूं। डिफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि अभी जो हम आपको बता रहे थे, ये हमारे डिफिशिएंसी के सिचुएशन पे था। 100 रुपया हमने ऑलरेडी चार्ज कर रखा था, 120 चार्ज करना चाहिए था, यानी कि 20 रुपए का डिफिशिएंसी है, 20 रुपए का डिफिशिएंसी है, लॉस जिसको बोल सकते हैं, एक्सेस और चार्ज करना हमको पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, केस नंबर 2, जहां पे हम 100 रुपया चार्ज किए हुए थे और मुझे चार्ज करना चाहिए था 80, यानी कि ये सरप्लस की सिचुएशन पे आ गया। सेम चीज हमने यहाँ पे लिखा, ट्रीटमेंट ऑफ डेफिशिएंसी, ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे दो चीज लिख, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ जी, वो ऑलरेडी इज ग्रेटर देन शुड बी, ठीक है। सरप्लस में ऑलरेडी इज लेस देन शुड बी। अच्छा, अकाउंटिंग में समझा देता हूँ जी। अब मैं आपको डिफिशिएंसी केस में हम क्या बताए थे, ऑलरेडी इज ग्रेटर देन शुड बी, ऑलरेडी इज ग्रेटर देन शुड बी, नहीं, ऑलरेडी इज लेस देन शुड बी ना, सॉरी, ऑलरेडी इज लेस देन शुड बी और ग्रेटर देन शुड बी, ठीक है। यानी कि ऑलरेडी हमने जो चार्ज किया है वो हमने कितना चार्ज किया है जी, 100 चार्ज किया है, होना कितना चाहिए था, 120 चार्ज होना चाहिए था, यानी कि ऑलरेडी हमारा क्या है जी, कम चार्ज हो रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको पीएनएल अकाउंट में और चार्ज करना पड़ेगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। चलो जी, सरप्लस केस में क्या करोगे आप, असेट अकाउंट को बढ़ा देना, असेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सेस चार्ज हो गया था, असेट को बढ़ाना पड़ेगा, और जितना एक्सेस चार्ज हुआ है उसको आप पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर लेना, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट। बात समझ में आई जी, क्या होता है ये? यस सर। चलिए, इसका एक प्रोसीजर मैं आपको लिखाता हूँ कि इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, या इसको कैलकुलेट कर पाएंगे आप? यस सर, ट्राई करूंगा। ट्राई एक बार करेंगे? मेथड बता दीजिए। मैं मेथड बता दूं? हाँ सर, एक स्टेप्स साथ वाइज मैं प्रोसीजर भी मैं बता देता हूँ, स्टेप बाय में प्रोसीजर भी बता देता हूँ कि हम लोग कैसे कैसे इसको फॉलो करेंगे, इसको बनाने के लिए वो भी मैं बता देता हूँ। चलो, पहला स्टेप नंबर 1 क्या करोगे? स्टेप नंबर 1 में तो सबसे पहले आपको ऑलरेडी वाला काम करना पड़ेगा। ऑलरेडी जो हम बोल रहे हैं ये निकालना पड़ेगा, ये तो हमको पता ही होगा, लेकिन सबको एक साथ जोड़ना पड़ेगा, सबको एक साथ लाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे लिखना कैलकुलेट
the total depreciation already charged as per old method. ये काम करना पड़ेगा स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 में क्या काम करना पड़ेगा? Calculate the total depreciation should be charged as per new method. स्टेप नंबर 3 में क्या करना पड़ेगा? Find out the difference. स्टेप 4 में क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट मतलब एक तो होगा शॉर्ट डिप्रिसिएशन, मतलब डिफिशिएंसी वाला पार्ट जो हम बोल रहे थे। शॉर्ट डिप्रिसिएशन मतलब डिफिशिएंसी का पार्ट बोल रहे थे ना, यस, या डिफिशिएंसी जो आपको सिचुएशन में दिखेगा। और दूसरा एक्सेस डेप्रिसिएशन, जिसको आप सरप्लस के नाम से भी समझ सकते हैं। इसमें आप क्या करोगे? P&L अकाउंट डेबिट करोगे टू असेट अकाउंट। सरप्लस के केस में क्या करोगे? चलो, और स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे हम लोग? चार्ज द depreciation from current accounting period as per न्यू मेथड। क्योंकि ये जो हम काम कर रहे होंगे वो पूरे पिछले साल का कर रहे होंगे, और इस साल का डेप्रिसिएशन तो आपको सेपरेट चार्ज करना पड़ेगा एज पर द न्यू मेथोडोलॉजी। सो दिस विल बी द प्रोसीजर। हम लोग इतना प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं जी। बोलिएगा तो मैं क्वेश्चन ट्राई करूंगा, अदरवाइज सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक बार खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा। मैंने जो क्वेश्चन दिया सर था, एक बार बता देते तो बेटर। एक क्वेश्चन बता दूं? यस सर। एक क्वेश्चन बता देते हैं जी। चलो, टैक्स क्लास से कितने बजे टाइम दिए थे हमने? 90 सर 4 बजे। 4 बजे दिए थे ना, ठीक है। यस ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको समझ जाते हैं। देखो, 1 जनवरी 2017 को XYZ लिमिटेड टू मशीन परचेज्ड, costing rupees 50,000 रुपीज each। ठीक है जी।
Providing depreciation 10% per annum on SLM basis। ठीक है जी। At the end of 2020, management decide to change the depreciation method from SLM to WDV, with the retrospective effect। Rate of depreciation remaining same। Remain the same। Prepare machinery account up to 2020। क्लियर है? इसमें सारा कहानी आ गया। 2 मशीन खरीदे थे, 50,000 रुपए का प्रति मशीन का दाम था। डिप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे थे 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड पे। 2020 में हमने ये डिसाइड किया, मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि डिप्रिसिएशन का मेथोलॉजी को हम लोग चेंज करेंगे, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी पे ले जाएंगे विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन सेम यूज होगा जो हम पहले यूज कर रहे थे, यानी 10% ही यूज होगा। चलिए, पहला चीज हम क्या बताएं, सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो करेंगे, मैं सॉल्यूशन करता हूं इसको, टोटल डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज। ऑलरेडी वाला काम करेंगे सबसे पहले, ऑलरेडी चार्ज। तो मुझे बताओ, 1 जनवरी 17 को कर दे, और चूंकि अब कुछ ये फाइनेंशियल ईयर नहीं बोल रहा तो आप कैलेंडर ही मान के चलेंगे, जनवरी टू दिसंबर ही मान के चलेंगे। 1 जनवरी 17 को कर दा, और एंड ऑफ द 2020 यानी कि कितने साल हो जाएगा जी? एंड ऑफ द 2020 मतलब 4 साल हो जाएगा। 4 साल हो जाएगा। नहीं, ध्यान से देखिएगा। 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017, अगला 2018 तक, अगला 2019 तक, और अगला 2020 तक। ठीक है ना? ये जो है ध्यान से सुनना हमारी बात को, ये जो है ये हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है। कौन सा ईयर है? करंट फाइनेंशियल ईयर। हमको जो कैलकुलेशन करना है वो पीछे का साल का करना है। हमको जो कैलकुलेशन करना है वो किस साल का करना है? पिछले साल का करना है। क्यों सर? क्योंकि जब आप मेथड पढ़ेंगे तो हमने जो बताया था, ये सब स्टेप नंबर 5 में देखना, मैंने क्या बताया था, चार्ज द डिप्रिसिएशन फ्रॉम द करंट अकाउंटिंग पीरियड एज पर द न्यू मेथड। तो करंट अकाउंटिंग पीरियड का तो हमने तो चार्ज किया ही नहीं, ऑलरेडी चार्ज, मतलब ऑलरेडी चार्ज तो पीछे का हुआ है ना। 17 ऑलरेडी चार्ज हो गया, 18 ऑलरेडी चार्ज हो गया, 19 ऑलरेडी चार्ज हो गया, 20 के अंत में हमने तो डिसाइड ही किया है, ये तो चार्ज हुआ नहीं है। यानी कि हमको तो बस 3 ही साल का कहानी से मतलब है। बात समझ में आई जी? यस, आई होप समझ में आया। एसएलएम मेथड से हम डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं। हमारा 1 लाख का वैल्यू है, 2 मशीन था, 50,000 का, 1 लाख का वैल्यू है। 10% के हिसाब से अगर हम देखें 10,000 रुपये हम हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे। इस पूरे 3 साल में हम लोग टोटल डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किए होंगे? 30,000 रुपये डिप्रिसिएशन चार्ज किए होंगे। सिमिलरली 2018 में भी 10,000 रुपये चार्ज किए होंगे। सिमिलरली 2019 में भी हम लोग 10,000 रुपये चार्ज किए होंगे। 3 साल में 30,000 रुपये के डिप्रिसिएशन चार्ज किए होंगे। दिस इज द ऑलरेडी चार्ज, द डिप्रिसिएशन। ठीक है जी। अब बात करते हैं व्हाट शुड बी द चार्ज। ये स्टेप 1 का कहानी हो जाएगा, ये स्टेप 2 का कहानी हो जाएगा। टोटल डिप्रिसिएशन शुड बी चार्ज एज पर न्यू मेथड। अगर हम न्यू मेथड से चार्ज करते तो क्या चार्ज होना चाहिए था?
जरा ध्यान से समझना। कॉस्ट एज ऑन 1 जनवरी 2017 कितना कॉस्ट है? 1,00,000 रुपया सर। डेप्रिसिएशन जो हम लगाते फॉर 2017 के लिए कितना लगाते? 10% लगाते सर, 10,000 रुपया लगाते। ठीक है। डब्ल्यूडीबी जो बनता, न्यू मेथड किसका है बात कर रहे हैं हम लोग? डब्ल्यूडीबी का बात कर रहे हैं। डब्ल्यूडीबी जो बनता वो कितना बनता? 90,000 का बनता। अगला जो डेप्रिसिएशन हम लगाते 2018 में कितना लगाते? 10%, 9,000 रुपये लगाते सर। डब्ल्यूडीबी जो बनता वो कितना बनता? 81,000। अगला जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते फॉर 2019 वो कितना चार्ज करते? 8,100। डब्ल्यूडीबी जो बनता वो कितना बनता? 72,900। यहाँ पे रोक देते हैं क्योंकि हमको तो बस 3 साल का ही डेप्रिसिएशन चाहिए। अगर मैं बात करूँ टोटल डेप्रिसिएशन शुड बी द चार्ज, तो टोटल डेप्रिसिएशन शुड बी द चार्ज दिस 10,000, दिस 9,000, दिस 8,100। तो 10,000 प्लस 9,000 प्लस 8,100 को अगर मैं सम करता हूँ तो टोटल डेप्रिसिएशन व्हाट शुड बी द चार्ज? 10 9 19 8 27,100, 27,100। दिस शुड बी द चार्ज। अब मुझे बताओ, अब हम बोलेंगे डिफरेंस निकालो। स्टेप नंबर 3 में डिफरेंस निकालो। तो 30,000 माइनस 27,100। राइट। अभी ध्यान से देखना, हमने ऑलरेडी चार्ज कितना किया है जी? 30,000 किया है। 30,000। कितना चार्ज होना चाहिए था? 27,100 चार्ज होना चाहिए था। एक्सेस चार्ज किए हैं कि नहीं चार्ज किए? और यही चीज हम बोल भी रहे थे, यही चीज अगर आपको ध्यान होगा तो हम बोल भी रहे थे कि जो हम एसएलएम में डेप्रिसिएशन देखोगे वो एक्सेस दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा बराबर रहता है। देखो ये बराबर है ना, हर साल बराबर है, लेकिन ये तो घटते रहेगा। ये बोले थे ना क्वेश्चन में ज्यादा समझ में आएगा। तो डब्ल्यूडीबी में हमारा कम दिखेगा, एसएलएम में ज्यादा दिखेगा। ये हमारा ओल्ड का था, ये हमारा न्यू का है। हमने पुराने में अभी तक 30,000 रुपया चार्ज कर रखा है, जबकि होना चाहिए था 27,100। 2,900 जो हम चार्ज एक्सेस किए हुए, क्या किए हुए हैं? एक्सेस किए हुए हैं, एक्सेस किए हुए हैं। एक्सेस बोल दो या सरप्लस बोल दो, एक्सेस बोल दो या सरप्लस बोल दो। अकाउंटिंग क्या करोगे? इसका अकाउंटिंग मैं कर लेता हूँ। एक्सेस वाले को हम क्या बोले थे जी? असेट को बढ़ा देना, क्योंकि इतना से एक्सेस घटा हुआ है एसेट। असेट को बढ़ा देना, असेट अकाउंट डेबिट टू इनकम। मान लो एक्सेस तुमने पीएनएल अभी चार्ज कर रखा है डेप्रिसिएशन 2,900 से, 2,900 से। चलो जी फटाफट इसको कर लेते हैं। अच्छा सर, ये तो बात समझ में आ गया, पिछले 3 साल का आप कर लिए, और स्टेप ये हो गया हमारा। स्टेप 3 भी समझ में आ गया सर। स्टेप 4 या स्टेप 5 जो आप लिखाए थे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी मुझे बता दीजिए। डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर कितना करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकलेगा? अब तो करंट ईयर मतलब जो नया मेथोलॉजी चल रहा है, ये मेथोलॉजी। अब हमारे लिए जो रिलेवेंट अमाउंट है वो कौन सा रिलेवेंट अमाउंट है? ये डब्ल्यूडीबी अमाउंट है। अब हमारे लिए डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर होगा जो कितना होगा? 72,900 के ऊपर, 72,900 के ऊपर 10% हम चार्ज करेंगे सर। कितना आएगा? 7,290 आएगा सर। ये तो बड़ा सिंपल था सर, इतना इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अब मशीनरी अकाउंट बन जाएगा या मैं ही बनाऊं? आप ही बना दो सर, फटाफट आप ही बना दो। मशीनरी अकाउंट मैं बना देता हूँ जी। डेट है, पर्टिकुलर है, अमाउंट है, डेट है, पर्टिकुलर है, अमाउंट है। ठीक है सर, चलो। कब खरीदा था? 1 जनवरी 17 को खरीदा था मशीन। यहाँ पे लिख देते हैं टू बैंक, 1,00,000 लिख देता हूँ मैं, एक ही साथ में लिख देता हूँ। अच्छा, 31 दिसंबर 17 को डेप्रिसिएशन चार्ज किया। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया? 10,000। क्या वैल्यू बना? बैलेंस क्या बचा? 90,000। 17 का हिसाब किताब क्लोज हो गया जी, 17 का हिसाब किताब बराबर हो गया। ठीक है सर। अब 1 जनवरी 18 को
कितना बैलेंस आएगा? 90,000 आएगा। 31 दिसंबर 18 में कितना डिप्रेशन चार्ज किया होगा? 10,000। अब यहाँ पे गलती मत करना, नया वाला मेथड से डिप्रेशन मत रिकॉर्ड कर देना, क्योंकि तुम पीछे जाकर के किताब में चेंज नहीं कर पाओगे। पीछे जो लिखा हुआ था वो उतना ही लिखा हुआ रहेगा। बैलेंस शीट कितना हो जाएगा अभी? 80,000 हो जाएगा सर। ये भी हिसाब किताब बराबर हो गया, ये भी हिसाब किताब बराबर हो गया। 1 जनवरी 19 को क्या बैलेंस आएगा? 80,000 आएगा। 31 दिसंबर 19 को कितना डिप्रेशन चार्ज होगा? 10,000 का चार्ज होगा। क्या बैलेंस बचेगा? 70,000 का बैलेंस बचेगा। ये भी हिसाब किताब बराबर हो गया। 80,000 का किताब बराबर कर देंगे जी। अभी देखो 1 जनवरी 20 को कितना बैलेंस आया? 70,000। अब यहाँ पे रुक जाना, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत कुछ किया है। जनवरी इस दिसंबर 20 को हमने बहुत कुछ किया है जी। एक एक करके सारा इनकॉर्पोरेट करेंगे। लाइन थोड़ा मेरा छोटा हो गया, किताब मेरा छोटा हो गया। चलो जी, सबसे पहले तो 31 दिसंबर 20 का डिप्रेशन चार्ज कर देते हैं। कितना डिप्रेशन आया था? कितना आया था? करंट ईयर का डिप्रेशन कितना आया था? 7,290 रुपये आया था। 7,290 रुपये आया था। अच्छा, हमने जो एडजस्टमेंट किया था उस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या होना था? असेट में डेबिट होना था 2,900 से। असेट को डेबिट कर दो और क्या लिखोगे यहाँ पे? P&L अकाउंट लिखोगे। 7,290 रुपये। लेजर बनाने के लिए सिखाए थे ना, कैसे बनाने के लिए सिखाए थे? देखो जी, असेट डेबिट हुआ है 2,900 से, तो असेट डेबिट कर दो 2,000। ओहो ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, असेट डेबिट कर दो 2,900 से। ठीक है, अब डेबिट में लिख दिया 2,900। अब कुछ भी लिखने के पहले टू का यूज करेंगे और कोरेस्पॉन्डिंग लेजर का नाम लिखेंगे टू P&L अकाउंट। ये कब हुआ है? इस डेट को भी अच्छा से मेंशन कर देना, 31 दिसंबर 20 को हुआ। और 31 दिसंबर 20 को 7,070,000 ये है, 2,900 72,900 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन भी आ गया। अब जो बैलेंस बचा 31 दिसंबर 20 को, वो हमारा बैलेंस हो जाएगा बाई बैलेंस CD। कितने रुपए का हो जाएगा? तो अगर मैं देखूं तो ये है हमारा 72,900 72,900 से घटाओगे तो ये बन जाएगा जी 65,610 रुपया। 65,610 रुपया। और ये हमारे लिए अगले साल के लिए 1 जनवरी 2021 के लिए बैलेंस बन जाएगा 65,610 रुपये। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ लिख सकते हैं जी, एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। बात समझ में आई?